आज हम सी आर कोठारी की जो बुक है रिसर्च मैथोलॉजी की, आज हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये जो बुक है रिसर्च मैथोलॉजी की जो बुक है ये 3 तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा काम आती है। एक जो PhD कर रहे होते हैं तो उनको क्या है कि रिसर्च मैथोलॉजी के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसी बुक से मिलती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं लेकिन उनसे वो जो एक प्योर जो बेसिक जो नॉलेज है वो नहीं मिल पाती। तो अगर आपने इस बुक का एक एक पेज एक एक पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, 20 बार पढ़ लिया, तो क्या होगा, आपको रिसर्च मैथोलॉजी के जितने भी बेसिक टर्म्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे उसके बाद दूसरे कौन होते हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो भी ये बुक प्रेफर करते हैं पहले। तो सही गाइडेंस ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं कंपटीशन में वो लैक कर जाता है रिसर्च मैथोलॉजी में। तो ये बुक भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, रिसर्च मैथोलॉजी की बुक है। तो ये और ये सी आर कोठारी सर की बुक है ये, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड लोग जो कि प्रोफेसर्स हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं और उनको भी अपनी जो रिसर्च के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी ये बुक को रिकमेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो इस वीडियो में और आगे आने वाली तमाम वीडियो में मैं आपको इस बुक के बारे में, इसका एक एक पेज, इसके एक एक वर्डिंग, क्या उसका अर्थ होता है, क्या उसका मीनिंग होता है, वो सारे के सारे मैं आपको इस बुक में पढ़ाऊँगी, इस बुक से पढ़ाऊँगी। सो हम यहाँ से सबसे पहले तो किसी भी रिसर्च को, किसी भी बुक के कंटेंट को समझने के लिए उसके बारे में, उसके पहले सबसे पहले आप उसके कंटेंट को समझिए कि कंटेंट क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको कंटेंट के बारे में बता दूँ तो ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ कि किस ये बुक क्या ये जो बुक है वो आपसे क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप क्या पढ़ेंगे, रिसर्च मैथोलॉजी। रिसर्च मैथोलॉजी जहाँ पे आप इसका इंट्रोडक्शन है, यानी कि इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि मीनिंग क्या है रिसर्च के, ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिवेशन क्या है। सी देखिए, रिसर्च मैथोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक वर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा, वो होता है रिसर्च। रिसर्च देखिए 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक तो री और एक होता है सर्च। मतलब कि जो पहले से ही जिसके बारे में सर्च कर लिया गया है, पहले से ही जिस चीज़ के बारे में बता दिया गया है, उसको वापस से उसके बारे में वापस से कुछ खोज करना, ठीक है। तो इस टर्म को बोलते हैं रिसर्च, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रिसर्च मैथोलॉजी में इसके जो बेसिक टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, मोटिवेशन, टाइप्स, सिग्निफिकेंसी। तो इस तरीके के सारे हम यहाँ पे रिसर्च के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ेंगे। अब होता क्या है कि जो भी रिसर्चर होता है वो सीधा क्या करता है, बेसिक्स तो नहीं, उसको बेसिक्स तो नहीं पता होते हैं, वो सीधा टेस्ट लगा देगा और उसका रिजल्ट डिफाइन कर देगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके जनरल पेपर में भी उसको प्रॉब्लम आती है। जब वो पेपर लिखता है, रिसर्च पेपर पब्लिश कराने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं कर पाता अपने स्टडी को कि हमने ये स्टडी क्यों की, कैसे की। तो अगर आप PhD कर रहे हैं और आपको पूरी रिसर्च करनी है तो अपनी रिसर्च को, अपनी रिसर्च पेपर को, अपनी थीसिस को आपको जस्टिफाई करना होगा। तो उसके लिए ये वाला जो पार्ट है, इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसे पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। देखो होता क्या है कि जब आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करने से पहले उसकी कोई प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है। अब जब आप उसकी कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई ड्रॉबैक है, तभी तो उस पर वापस से रिसर्च की जाएगी, तभी तो उस प्रॉब्लम को सुधारा जाएगा। तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, इस पार्ट में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। सी होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसे हम दूसरी चीज़ से भी समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर पे आपने देखा होगा, आपको सॉफ्टवेयर जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, तो उसमें बार बार कभी ना कभी, जैसे कि कुछ टाइम बाद, हर टाइम में कुछ ना कुछ अपग्रेड, आपको एक अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप क्या करते हैं, उसको अपग्रेड करते रहते हैं। तो जब अपग्रेडेशन से क्या होगा, जब आप उसे अपडेट करोगे तो उससे होता क्या होता है, यही तो होता है ना कि जब वो फीचर है, जैसे आप उसे अपडेट करोगे तो वो आपके
वो फीचर्स जो आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा नए तरीके से सुधर के आएंगे, ठीक है। तो मतलब एक सुधार होता है उस चीज़ में। सेम यही चीज़ रिसर्च में होती है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम अगर आप एक रिसर्च को क्यों कर रहे हैं, आपने प्रॉब्लम पकड़ ली कि हाँ हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी ये स्टडी कर रहे हैं, अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तो वो आपके किस पार्ट में आती है, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद आती है रिसर्च डिज़ाइन। अब देखिए रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। रिसर्च डिज़ाइन एक किसी की बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी रिसर्च का, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और लोगों को काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनको डिफरेंस नहीं पता होता कि रिसर्च डिज़ाइन और सैम्पलिंग डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे रिसर्च डिज़ाइन का। वो क्या कहता है, देखिए रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है कि आपने कोई एक रिसर्च करी तो उसकी प्लानिंग आपको सबसे पहले करनी होती है, ठीक है। जैसे और प्लानिंग तो देखो आप हर चीज़ की करते हैं, प्लानिंग तो सभी चीज़ों की हम प्लानिंग करते हैं। तो रिसर्च करने के लिए भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे उसकी मीनिंग क्या है, उसकी नीड्स क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं ये रिसर्च, उसके फीचर क्या है, गुड डिज़ाइन करने के रिसर्च फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो आपकी सारी प्लानिंग आपकी रिसर्च डिज़ाइन कहलाती है। और ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 रिसर्च डिज़ाइन में। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है 4th चैप्टर सैम्पलिंग डिज़ाइन। देखिए अब सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है। मैं आपको पहले बता रही थी ना कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इवन बड़े बड़े रिसर्चर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन और सैम्पलिंग डिज़ाइन में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है, सैम्पलिंग डिज़ाइन आप क्या करते हैं, अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं और उस डेटा को किस तरीके से आपको लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, ठीक है। कि आपको कैसा डेटा इकट्ठा करना है, कब इकट्ठा करना है और उसको लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, उसमें क्या क्वेश्चन रखने हैं और वो सारी डिज़ाइन आपको कर लेनी है। यानी कि ये भी एक प्लानिंग का ही पार्ट है, दोनों ही प्लानिंग के पार्ट है। लेकिन उसमें ऊपर वाले में जो है आपका, यानी कि इसमें रिसर्च डिज़ाइन में आप रिसर्च कैसे कंडक्ट करेंगे ये उसकी प्लानिंग है। और सैम्पलिंग डिज़ाइन में आप डेटा को कैसे इकट्ठा करोगे, ठीक है। डेटा कैसे इकट्ठा करोगे, उसमें क्या सैंपल लगाओगे, उसकी क्या प्रोसेस होगी, क्या किस तरीके से आप कौन से पॉपुलेशन को आप कंडक्ट करोगे, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करोगे, वो सब आपकी सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंदर आती है। उसके बाद आप 5th चैप्टर पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स। देखिए मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स क्या होती है कि किस तरीके से जब आप अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे इन फ्यूचर, जब आप रिसर्च अपनी कंडक्ट करेंगे, प्लानिंग ही चल रही है, तो उसको आप कौन से स्केल पर किस तरीके से मेज़र करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आप मेजरिंग एंड स्केलिंग टेक्निक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 6th चैप्टर आपका आएगा मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में देखिए 2 तरह के मेथड्स होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंड, ठीक है। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उनके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कि जो प्राइमरी डेटा है, जब हम किसी भी रिसर्च को फर्स्ट अटैम्प्ट में कर रहे हैं और हमको उसका प्रैक्टिकल, जैसे कोई एक्सपेरिमेंटल हुआ उसमें कोई प्रैक्टिकल हम रिसर्च कर रहे हैं, तो प्राइमरी डेटा पे बेस होता है। सेकेंडरी डेटा पे कौन से डेटा आ जाते हैं सेकेंडरी डेटा पे, जैसे कि आपने किसी मैगजीन से डेटा उठा लिया, आपने वेबसाइट से कोई डेटा ले लिया, उस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सारी सेकेंड डेटा में आ जाती है। और बाकी जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग। 7th चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा क्या है कि इसमें आप जो डेटा आपने कलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारी प्लानिंग का सारा पार्ट ख़त्म होता है यहाँ पर, और यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि अब जो हमने अपने डेटा जो है वो जो हमारे डेटा है, अब जो हमने इकट्ठे कर लिए, कलेक्ट कर लिए, उन सारे डेटा को किस तरीके से एनालाइज करेंगे, ठीक है। कि किस तरीके से हम उसको प्रोसेस में डालेंगे और किस तरीके से हमें उसे एनालाइज करना है ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च है, ठीक है। उसके बाद है सैम्पलिंग फंडामेंटल। सैम्पलिंग फंडामेंटल क्या होता है कि आपने अपने जितने भी रिसर्च हैं, जैसे कि रिसर्च कौन कौन से पैरामीटर पे की,
ठीक है। सैंपल का आपका बेस क्या था, कुछ एरर्स जो जैसे स्टैंडर्ड एरर, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर, तो एरर कुछ मिली नहीं मिली, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर वो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें आप सैम्पलिंग फंडामेंटल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि बेसिक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि सैम्पलिंग हो गया, पॉपुलेशन हो गया, पैरामीटर्स हो गए, एरर हो गई, सैम्पल बेसिस हो गए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद आता है 9 चैप्टर। देखिए यहाँ से हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, कि वैसे तो प्रैक्टिकल पहले ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये जो पार्ट है रिसर्च का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करता है, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस 1, ठीक है। अब क्या होता है कि हाइपोथेसिस को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर यानी कि जो आपकी जब आप पैरामेट्रिक टेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है हाइपोथेसिस 1 आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से की जाती है, कौन से टेस्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो सब आप पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर। पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर चैप्टर 10 को ही इंक्लूड किया गया, जिसमें ट्राई स्क्वायर टेस्ट के बारे में आपको बताया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोवेरियंस और वेरियंस के बारे में, जो चैप्टर 11 के अंदर, जिसके अंदर अनोवा वगैरह ये सारी चीज़ें, सारे टेस्ट लगाना आप सीखेंगे। उसके बाद आता है आपका हाइपोथेसिस सेकंड, चैप्टर नंबर 12, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी हमारे नॉन पैरामेट्रिक और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है वो सब हमारे इसके अंदर आए, ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर में आप आपसे आर टाइप, क्यू टाइप, इस तरीके के सारे जितने भी आपके एनालिसिस है वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी होगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वो पूरा का पूरा बता दें, क्योंकि ये जो पूरी लिस्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे पूरी 5 चैप्टर की लिस्ट है, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। ये पूरे 5 चैप्टर की लिस्ट है जिसमें आप टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। उसके बाद जब आप ये सारे टेस्ट पढ़ चुके हैं तो क्या होता है, इन टेस्ट का रिजल्ट आपको इंटरप्रिटेशन में लिखना होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब ये टेस्ट आप लगा देते हो तो कुछ टेस्ट जब मतलब सैम्पल के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट का रिजल्ट आता है, रिजल्ट लाइक कि किस तरीके से ये जो टेस्ट है या किसी टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट आपकी स्टडी पे क्या पड़ा, ठीक है, आपकी रिसर्च पे क्या पड़ा, तो उसका सारे रिपोर्ट राइटिंग होती है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका नेगेटिव आ रहा है, आपके टेस्ट में रिजल्ट आपका नेगेटिव आ रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो सब आपको इंटरप्रिटेशन में लिखना होता है। किसी भी थीसिस रिसर्च पेपर में अगर आप लिखना चाहते हैं, लिखते हैं, तो वो सारा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो वो सारे सब चीज़ कैसे लिखेंगे, उसका रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सीखेंगे। उसके बाद 15th चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है, ये चैप्टर क्या कहलाता है, ये कंप्यूटर यानी कि इट्स रोल इन रिसर्च। सी एक्चुअली बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्टैटिकली आपको ये सारे टेस्ट जो है लगा के देंगे, लाइक SPSS होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वहाँ पे आप टेस्ट तो लगा लेंगे, यानी कि फॉर्मुलेटिव जो पार्ट है वो पूरा कर लेंगे, लेकिन आपको इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट और उसका उस इंटरप्रिटेशन का आपकी स्टडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कंप्यूटर का ये जो बेसिक वाला जो पार्ट है, तो यहाँ से जो सॉफ्टवेयर, यहाँ से कुछ सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसमें कुछ कंप्यूटर्स के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से आप कंप्यूटर्स का यूज़ करके अपनी रिसर्च को कर सकते हैं। और इसके बाद हम जो फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है, तो ये हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।